हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ वन्य जीव शुभंकर का पार्ट सेकंड लेके। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, आप उसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जो शुभंकर की अपने बात कर रहे हैं वो है राजसमंद। राजसमंद, ठीक है दोस्तों। तो अपने राजसमंद की बात करते हैं तो दोस्तों राजसमंद 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 गंध, राजसमंद गंध, राजसमंद गंध। गंध कौन होता है दोस्तों? अपने ना, हालांकि सभी भाई बंधुओं को ये पता नहीं होगा, लेकिन जो भेड़िया जो जानवर होता है ना वो बहुत ही ऐसे गंदा माना जाता है। क्योंकि कई जानवर है दोस्तों वो सूंघ के, या शेर भी है तो वो सूंघ के इधर उधर चला जाता है। टाइगर वैसे खतरनाक होता है, बड़ी अगर भेड़िया ना अगर अपने पास है तो वो अपने पे अटैक करेगा ही करेगा। कोई चांस नहीं है कि अपने पे वो अटैक ना करे। तो भेड़िया को एक ऐसा जानवर माना जाता है जो अगर अपने आसपास है तो वो अपने पे अटैक करेगा ही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो सूंघ के पास आके इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन भेड़िया नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको एक ट्रिक में पिरोने की कोशिश किया कि भेड़िया बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। तो राजसमंद में गंध, तो गंध कौन सा जानवर होता है? तो वो होता है भेड़िया। तो राजसमंद गंध, गंध कौन है? भेड़िया। राजसमंद गंध, राजसमंद गंध, गंध कौन सा होता है? भेड़िया। और दोस्तों अपने ये भी मान सकते हैं गंध से अपने, एक तो मैंने इसको ऐसे रेड किया और एक ऐसे कि भेड़िए की जो नाक होती है ना वो सूंघने में बहुत ही तेज होती है। भेड़िया एक कुत्ते के दूसरा रूप है। तो गंध सूंघ के ना दूर दूर तक से है ना वो पहचान लेता है कि मेरा शिकार कहाँ पे है या कितनी रेंज में मैं शिकार कर सकता हूँ। तो उसकी जो सूंघने की, जो खुशबू लेने की, जिसको बने बोलते हैं गंध, जो उसको गंध का जो एहसास होता है ना वो भी उसका काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस हिसाब से भी अपने बात कर सकते हैं कि राजसमंद गंध। और गंध किसकी तगड़ी होती है दोस्तों? सूंघने की पावर किसकी ज्यादा होती है? तो होती है भेड़िए की। या अपने इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक गंदा जानवर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको जो अच्छी लगे वो आप ट्रिक अपना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो राजसमंद गंध भेड़िया, ठीक है। और जंगली मुर्गा सदाबहार जंगलों में और सदाबहार जंगल सिरोही में। और दोस्तों सांसी जाति आपको मैं याद दोबारा करवा देता हूं कि अपने को पता तो है कि जाति कौन सी है? सांसी, सांसी है ना, सांसी जाति। तो सी से सीकर और सा से शाहीन, ठीक है दोस्तों। तो शाहीन है जो पक्षी है या जो जानवर है वो कहाँ का है? वो है सीकर का। अब दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों अपने अलवर की। दोस्तों अलवर जिले की बात करते हैं तो अपने को एक है ना इसमें एक थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों। अलवर का है सांबर, मैं पहले लिख देता हूं क्योंकि ट्रिक में ये काम आएगा। सांबर दोस्तों जो अल से याद रखना है अपने को अलवरी पूरा, ठीक है। और वर से याद रखना है कि दुल्ला। अलवर का वर है, या सॉरी अलवर से अपने को अलवर याद नहीं रखना था। अलवर अल से अपने को याद रखना है आलस, ठीक है दोस्तों, आलस, ठीक है। और बर से बर, बरा। दोस्तों अपने को याद रखना है कि जो आलस से जो वर भरा है ना, मान के चलो अपने को एक कहानी याद रखनी है कि अलवर का कोई व्यक्ति है जो दूल्हा बनने जा रहा है, लेकिन वो क्या है? आलस से भरा हुआ है। तो अलवर का जो वर है ना वो आलस से भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अपने को इसको इस तरीके से याद करना दोस्तों। मैंने इस पे ट्रिक बनाने की कोशिश की, बट ये और मतलब फिट और किसी ट्रिक में मेरे से फिट बैठी नहीं, तो मैंने इसी को उचित समझाना। तो आप इसको एक कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं कि अलवर, अलवर का जो वर है वो आलस से भरा हुआ है। अलवर का जो वर है वो आलस से भरा हुआ है। अलवर का जो वर है वो आलस से भरा हुआ है। आलस से भरा हुआ वर कहाँ का है? अलवर का। अलवर का वर आलस से भरा हुआ है। अलवर का वर आलस से भरा हुआ है। अलवर का वर आलस से भरा हुआ है। अगर दोस्तों आपने मेरे साथ इसको 3-4 बार याद कर लिया ना, तो वहां पे अगर एग्जाम में आएगा ना कि अलवर सांभर, तो भी आप इस चीज को पिक कर लोगे। आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ वर कहाँ का था? वो सांभर भरा हुआ था वर, या वर सांभर का था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अलवर का वर है ना वो आलस से भरा हुआ है, ठीक है। अब अगली दोस्तों अपने बात करते हैं बांसवाड़ा की। दोस्तों बांसवाड़ा का भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि बांसवाड़ा का जो शुभंकर है वो कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों बांसवाड़ा की जो जलवायु है ना वो आर्द्र है,
दोस्तों मैं जो ये क्वेश्चन ले रहा हूं ना, आप देखना इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बांसवाड़ा की जलवायु वो कैसी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की पूछी जाती है, तो वो आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु है इन जिलों की, ठीक है, मतलब नमी भरा माहौल यहाँ पे रहता है। तो बांसवाड़ा की जो जलवायु है वो आर्द्रता वाली है और किससे भरी हुई है, जल से भरी हुई है, ठीक है, क्योंकि जल जिस जलवायु में ज्यादा होगा तो वो जलवायु आर्द्र होगी। तो बांसवाड़ा में जो जलवायु है वो है जल से भरी, तो जलीय पीपी है बांसवाड़ा की शुभंकर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बांसवाड़ा की आर्द्र वायु जल से भरी हुई है तो वहां की जलीय पीपी है वही शुभंकर हो सकती है। जैसे अपने सिरोही का याद किया था कि सिरोही में जो जंगल है वो सदाबहार है, ठीक है, जंगल सदाबहार वहां के फेमस है। अगर वहां के सदाबहार फेमस है तो जंगली मुर्गा भी वहीं का होगा। तो इसी प्रकार अगर बांसवाड़ा की जलवायु अगर आर्द्र है, जल से भरी हुई है, तो जलीय पीपी शुभंकर सिर्फ बांसवाड़ा की ही हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो जलीय पीपी कहाँ की होगी शुभंकर, जलीय पीपी होगी जलीय पीपी, जलीय पीपी बांसवाड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ की जलवायु में जल ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जलीय पीपी। अपने बस ट्रिक के याद करने के लिए ऐसे मैं कहानी बना रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं कि हनुमानगढ़ की जब भी अपने बात करेंगे ना दोस्तों तो भटनेर की तो बात करेंगे। इसका किला है जो काफी फेमस है, उसका नाम है भटनेर, ठीक है दोस्तों। तो हनुमानगढ़ का क्या फेमस है, किला, या तो हनुमानगढ़ का किला फेमस है, या फिर यहाँ का शुभंकर फेमस है जिसका नाम है छोटा किल किला। या तो हनुमानगढ़ का क्या फेमस है, किला, या फिर फेमस है छोटा किल किला। तो छोटा किल किला शुभंकर कहाँ का हो गया, हनुमानगढ़ का। तो दोस्तों आपने हनुमानगढ़ की दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। पहली तो है दोस्तों, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये हिलता काफी है, सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हो रही होगी। मैं इसको अभी थोड़ा सा सेट करता हूँ। ये अपना मेरे को काफी इसमें मेहनत करना पड़ता है चीजों में, बट आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। हमारा मेन मुद्दा ये है कि कंटेंट समझ में आए थोड़ा सा, तो आप मेहनत मेरे साथ कर ही सकते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्द अगर थोड़ा सा सिस्टम सही रहा तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दूंगा, ये हिलने वाली समस्या ये सारी खत्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जब तक ऐसे चल रहा है प्लीज मैनेज कीजिए। तो हनुमानगढ़ से अपने को दो चीजें याद रखनी, एक तो किला जिसको बोलते हैं भटनेर का किला, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने उस दिन भी बताया था कि ये भटनेर का किला भूपत भाटी ने बनाया था और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इस किले ने सहे थे, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। दोस्तों मैं आपको जो एक एक लाइनें जो लिखवा रहा हूं ना वो एग्जाम में पूछी हुई हैं कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला। दोस्तों इसके अंदर ये मुक हो गई है, रात का टाइम है, थोड़ा सा मैं इसको फिल भी नहीं कर सकता, आपको सारा कुछ मैनेज ही करना पड़ेगा, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो भटनेर से अपने याद रख सकते हैं कि दोस्तों इसको एक तो किसने बनाया था, भूपत भाटी ने, ठीक है दोस्तों। तो इसका वीडियो प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि भटनेर का किला कौन से महाराजा या राजा द्वारा बनाया गया था, तो वो बनाया गया था दोस्तों भूपत भाटी के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है दोस्तों, रीट में पूछा है, पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला कौन सा था, तो दोस्तों भटनेर था, क्योंकि ये अपना ये मानते हैं राजस्थान। तो दोस्तों ये राजस्थान में यहाँ पे पड़ता है हनुमानगढ़ भटनेर। तो जो भी अरब आक्रमणकारी या जितने भी आक्रमणकारी आते थे ना, तो उनके आने का रास्ता ये रास्ते में सिंधु नदी पड़ती थी, तो सिंधु नदी को पार करके वो राजस्थान ऐसे करके आते थे ना, तो सबसे पहले अगर राजस्थान में एंटर करते थे ना तो सबसे पहले किला था सामने ये, तो सबसे पहले वो इस किले पे आक्रमण करते थे, ठीक है दोस्तों। और ये किला वैसे देखने में ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटी है, तो आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि छोटा किला या छोटा किला। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको कैसे भी करके याद हो जाए। तो छोटा किला या छोटा किला दोनों कहाँ के फेमस हैं, किला भी तो भटनेर का फेमस है और छोटा किला भी फेमस कहाँ का है, हनुमानगढ़ का। और मैंने आपको साथ साथ में इसके जो दो अन्य फैक्ट थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से वो भी बता दिए। अब दोस्तों मैंने दोस्तों आपको याद करवाया, साथ में शुभंकर तो याद कराए हैं, बट जैसे मरुदान, जैसलमेर, सीता माता, भैरणे, केवला देव, रणथंबोर, वो सारी चीजें भी बता के ना दोस्तों इसमें क्वेश्चंस एड ऑन कर दिए हैं, आपको अन्य फैक्ट भी बता दिए साथ साथ में जो महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से मुझे लग रहे थे, तो मैंने वो भी आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे 4 शुभंकरों की जो दोस्तों अपने आरजे नंबर से अपने याद करेंगे। आरजे नंबर भी एग्जाम में
पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो अपने को पता होना चाहिए कि इन जिलों का, अब वैसे तो सारे जिलों का पता होता है, लेकिन मेनली इन 4 जिलों पे आरजे नंबर से ट्रिक बैठ रही है, तो मैंने वो ट्रिक बना दी। ठीक है दोस्तों। तो और ये दोस्तों जो मैं बना रहा हूं ना ट्रिक, ये सारा इसमें 3 जो है ना वो हिरण की प्रजाति है, तो वैसे भी सिमिलर है। ठीक है दोस्तों। तो पहली है अपने चिंकारा, ठीक है, फिर है चीतल, ठीक है दोस्तों, फिर है सुरखाव, और फिर है चौसिंगा। चौसिंगा, चौसिंगा। ये दोस्तों अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा इसको, कि पहला है चिंकारा, चिंकारा, चीतल, सुरखाव और चौसिंगा। ठीक है दोस्तों, चौसिंगा। अब दोस्तों क्या है इसका, ये जो है ना ये है श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का, ये है जयपुर का, और ये है बूंदी का, और ये है चित्तौड़ का। तो अब दोस्तों आप है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है 13, हाँ यहाँ पे लिखना है 14, यहाँ पे लिखना है 8, यहाँ पे लिखना है 9। ये 13 14 इकट्ठे, 8 9 इकट्ठे दोस्तों। ठीक है। तो अपने कैसे याद कर सकते हैं कि दोस्तों श्री गंगानगर और जयपुर ये 13 14 है, मतलब ये पास पास है। ठीक है दोस्तों, आरजे में है ना, राजस्थान के जो नंबर है 13 14 है इनके दोनों का नंबर। तो चिंकारा और चित्तल ची से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। आप कोई भी शुभंकर है तो वो ची से स्टार्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों चिंकारा और चित्तल दोनों हिरण की प्रजाति है, और वो 13 और 14 इन जिलों के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। तो इनको अपने वो कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो एक के साथ 4 क्वेश्चन हो गए, 2 शुभंकर याद हो गए और 2 आरजे नंबर, कि 13 आरजे नंबर है श्री गंगानगर का और 14 है जयपुर का। और श्री गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा और जयपुर का है चित्तल। तो ची से स्टार्ट हो रहा है, दोनों हिरण की प्रजातियां, बहुत सारी सिमिलरिटी है दोस्तों इन दोनों में, कि दोनों हिरण की प्रजाति है, दोनों ची से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो है चिंकारा, एक है चित्तल, दोनों हिरण हैं। और दोस्तों एक तो है 13 नंबर में, एक है 14 नंबर में। तो चिंकारा चित्तल, चिंकारा चित्तल 13 14, चिंकारा चित्तल 13 और 14 में दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सुरखाव और चौसिंगा की। दोस्तों सुरखाव है ना ये बूंदी में पड़ता है, और बूंदी दोस्तों सूखी हो सकती है या गीली हो सकती है, 2 ही बूंदी के रूप हो सकते हैं। कि दोस्तों अपने कई बार नहीं होता है कि जैसे जब अपने बूंदी को निकलती को लेके आते हैं तो वो ऐसे गीली होती है ना दोस्तों, उसका जो भी ऑयल होता है या घी होता है वो हाथ के ऐसे चिप भी जाता है, और धीरे धीरे वो अपने मतलब ना सूखी होती रहती है, सूख जाती है कई दिनों के बाद। तो बूंदी या तो सूखी हो सकती है या दोस्तों बूंदी गिल्ली हो सकती है। तो इस हिसाब से अपने बात कर सकते हैं कि बूंदी का है वो है सुरखाव। बूंदी का क्या है? सुरखाव, क्योंकि सूखी से अपने बना सकते हैं सुरखाव। ठीक है दोस्तों। और 8 नंबर को मैं आपको ऐसे याद कराता हूं कि ये एक बूंदी, ये बूंदी का एक दाना और ये बूंदी का दूसरा दाना, अगर अपने ऐसे ऊपर रख देंगे ना दोस्तों तो वो भी 8 बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसका आरजे नंबर याद कर सकते हैं कि बूंदी का एक दाना और ये दूसरा दाना, तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया? 8। तो ये तो इसका आरजे नंबर याद हो गया। और बूंदी सूखी या गिल्ली हो सकती है, तो ये हो गया सुरखाव कहाँ का है? बूंदी का। और इसको अपने बात करेंगे दोस्तों कि चित्तौड़ का चौसिंगा नौ सिंगा, चौसिंगा नौ सिंगा, चौसिंगा नौ सिंगा, चौसिंगा नौ सिंगा, और कहाँ का है? चौसिंगा चित्तौड़ का, चौसिंगा चित्तौड़ का, चौसिंगा नौ सिंगा कहाँ का है? चित्तौड़ का। 8 पे बूंदी, 9 पे चौसिंगा, 13 पे चिंकारा, 14 पे चित्तल, 8 पे सुरखाव, 9 पे चौसिंगा। चौसिंगा नौ सिंगा, 9 तो आरजे नंबर चित्तौड़ का, और चौसिंगा कहाँ का है? चित्तौड़ का शुभंकर। दोस्तों आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे कि चौसिंगा तो 9 सिंगा, चिंकारा 13, ठीक है, चिंकारा ये 13 में, ये चित्तल 14 में, और ये सुरखाव, बूंदी सूख गई, ये बूंदी ये 8 में, ठीक है, ये 2 दाने रख दिए, ये मतलब 8 बन गया। और ये जो है चौसिंगा, चौसिंगा तो ये है 9 पे, और 9 नंबर पे कौन है? चित्तौड़। 8 पे बूंदी, 13 पे श्री गंगानगर, और 14 पे जयपुर। ठीक है दोस्तों, इनको अपने ऐसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको याद कराता हूं एक जैसे नाम वाले शुभंकर। ठीक है दोस्तों, तो वो अपने बात करेंगे दोस्तों कि बीकानेर में तो पाया जाता है भट्ट तितर या रेत का तितर। ठीक है दोस्तों,
और झुंझुनू में पाया जाता है, वो पाया जाता है काला तितर। ठीक है दोस्तों, तो अपने इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। काला तितर पाया जाता है, वो पाया जाता है झुंझुनू में, और बीकानेर में क्या पाया जाता है दोस्तों, रेत का तितर। दोस्तों मैंने 8-9 आपको याद कराया था ना, तो 7 पे बीकानेर है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है, वो तो ट्रिक के हिसाब से थे तो मैंने बता दिए। तो भट तितर या रेत का तितर दोस्तों वो है बीकानेर का, और काला तितर है वो है झुंझुनू का। तो काला तितर झुंझुनू, भट तितर या रेत का तितर दोनों एक ही है, वो है बीकानेर के। ठीक है दोस्तों, अब अगली दोस्तों बात करते हैं कि एक होता है घड़ियाल, ये भी मगरमच्छ की प्रजाति है, और एक मगरमच्छ खुद होता है, एक होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो घड़ियाल है ना, इसके एंड में लहर है, तो इसके अंदर एंड में भी लय आएगा, करौली। ठीक है दोस्तों, ये है करौली का, और मगरमच्छ ये है 12 का दोस्तों। ठीक है, तो ये एक जैसे वाले नाम है, जैसे भट तितर हो गया या रेत का तितर हो गया और काला तितर, एक जैसे नाम है, तो उनको मैंने साथ लिया है। और घड़ियाल और मगरमच्छ एक जैसे हैं, तो इनको मैंने साथ लिया है कि घड़ियाल तो करौली, इसमें भी लहर है, इसमें भी लहर है। ठीक है दोस्तों, और मगरमच्छ ये है 12। ठीक है दोस्तों, ये 12 में, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा, बट मैंने साथ ले लिया ताकि आप थोड़ा सा सिमिलर हो जाए, याद करने में आसानी हो जाए। तो मगरमच्छ कहाँ का, वो 12 का, घड़ियाल कहाँ का, वो करौली का। ठीक है दोस्तों, घड़ियाल लहर है तो करौली, मगरमच्छ ये है 12 में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने को सिर्फ क्या करना है, प्लस बनाना है। ऊपर अपने को नागौर बनाना है, नागौर के इधर पड़ता है अजमेर, अजमेर के सामने इधर पड़ता है टोंक, और ऐसे अजमेर के तिरछा और नागौर के नीचे पड़ता है भीलवाड़ा। आप नक्शे में देखेंगे दोस्तों तो इसी प्रकार की स्थिति पाई जाएगी कि नागौर पड़ता है ऊपर, नागौर के इधर वाली साइड में पड़ता है अजमेर, और नीचे पड़ता है भीलवाड़ा, और इधर पड़ता है टोंक। ऐसा ही राजस्थान का नक्शा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे अपने को लिखना है हंस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिखना है मोर। ठीक है दोस्तों, इनका अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मोर लिखा है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा खड़मोर, खड़मोर है। और यहाँ पे हंस है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा राजहंस। ठीक है दोस्तों, अपने को ये याद रखना है कि जो नीचे वाले हैं उनमें छोटे वाले, ठीक है दोस्तों, और जो ऊपर वाले हैं उनमें बड़े वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हंस तो ये राजहंस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मोर ये खड़मोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना लिख लिख के, तो आपको ये याद हो ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि प्लस का निशान बनाना है, ऊपर नागौर, इधर अजमेर, इधर भीलवाड़ा, इधर टोंक। दोस्तों आप सबसे पहले राजस्थान का नक्शा भरना सीखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। भूगोल के जितने भी टॉपिक है दोस्तों वो सारे के सारे मानचित्र से रिलेटेड है। तो अगर आप अच्छे तरीके से भूगोल को पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले मानचित्र को भर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है हंस और यहाँ पे करना है मोर। तो ये मोर से अपने आप यहाँ पे हो जाएगा खड़मोर। 2 याद करो और 2 साथ में फ्री है ना दोस्तों, वो वाली स्कीम है यहाँ पे। और हंस का राजहंस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन 4 जिलों के याद कर सकते हो कि नागौर का तो राजहंस, टोंक का तो हंस, और भीलवाड़ा का मोर, और अजमेर का खड़मोर। या कैसे भी, अजमेर का खड़मोर तो भीलवाड़ा का मोर, टोंक का हंस और नागौर का राजहंस। आप दोस्तों मानचित्र अगर आपको याद है तो ऐसे आप प्लस का निशान बना के नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक की स्थिति देख लेना। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हंस और मोर को बिठाना है, तो राजहंस और खड़मोर अपने आप ही बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये है नागौर, ये है अजमेर, ये है भीलवाड़ा और ये है टोंक। तो टोंक का हंस और यहाँ का मोर, तो ये अपने आप बन गया खड़मोर और ये अपने आप बन गया राजहंस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने 4 इनको याद कर लेंगे। अब दोस्तों अपने अगली बात करते हैं शुभंकर की। तो अपने थोड़ी रह गए दोस्तों अब, तो अपने बात करते हैं कि आपको एक बाड़मेर का याद रखना है दोस्तों। बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर साइड है ना, तो वहां पे दोस्तों काफी ऐसे
मान के चलो कि पानी पुनी की ऐसे समस्या अभी तो इतनी नहीं रहती, बट फिर भी आज भी वहाँ के लोग हैं जो मतलब मरुस्थली इलाका है, काफी वर्षा भी कम होती है, तो मरुस्थली इलाकों या वर्षा वाले कम क्षेत्रों में ना दोस्तों एक जानवर तो पाया जाता है दोस्तों, जो फिक्स ही है। या तो वहां पे सांप होते हैं जिनको बोलते हैं मरुस्थल के सांप, या वहां पे होते हैं लोमड़ी नहीं होते दोस्तों, जिनको राजस्थानी भाषा में बोला जाता है लुंकी। तो दोस्तों मैं लुंकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप गूगल करके देख लेना चाहिए या किसी बुक में देख लेना, तो बाड़मेर का जो वन्य जीव शुभंकर, क्योंकि अपने कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि लुंकी है या लोकी, लुंकी या लोकी कहाँ का शुभंकर है, तो वो लुंकी या लोकी है ना, वो लोमड़ी को कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको जो बाड़मेर के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें लोमड़ी को लुंकी बोला जाता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए, आप सोचो कि हमने तो लुंकी नाम से तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो जो गांव विशेष के जो लोग हैं उनको तो पता है लुंकी किसको कहते हैं, लेकिन जो भी भाई बंधु जो शहर से है उसको नहीं पता है कि लुंकी किसको कहते हैं। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूं या स्पेशली बता रहा हूं कि लुंकी किसी भी नाम से आ जाए, लुंकी या लोकी, ठीक है, या लोमड़ी तो सभी जानते ही हैं। तो ये है बाड़मेर का शुभंकर, ठीक है दोस्तों। तो जो लोमड़ी होती है ना दोस्तों, वो मरुस्थलीय इलाकों में तो पाई जाती है। जो मरुस्थलीय इलाकों के जो भी व्यक्ति विशेष हैं उनको पता होगा कि उन्होंने कोई जानवर देखा हो या ना हो, लेकिन अपने इलाके में एक तो लोमड़ी और एक सांप तो वो देखते हैं। तो बाड़मेर की जो वन्य जीव शुभंकर है वो है लोमड़ी, और लोमड़ी से याद रखना आपको लुंकी या लोकी, ठीक है, ये भी लोमड़ी को ही बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे याद रखना कि मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा जो जानवर पाया जाता है वो है लोमड़ी। ये आपको मरुस्थलीय इलाकों में सड़क के किनारे रात को इधर उधर विचरण करते हुए दिखी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है लोमड़ी, और लोमड़ी को कहते हैं लुंकी या लोकी दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी बात होगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी पाली, और पाली का फेमस है तेंदुआ दोस्तों। पाली का तेंदुआ ना, वो यहाँ का, मेरे को एक फेमस जगह है पाली में, वो याद नहीं आ रही, यहाँ का कुछ बना हुआ है, वो मेरे को माइंड से स्किप हो रही है, बट मैं इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ कि जो भी मेरी माताएं बहनें पड़ी हुई है ना, उन्होंने कुछ नहीं करना, अपने पति को दुआ देनी है, ठीक है, पति को दुआ देनी है। तो अगर आप इस ट्रिक को गौर से देखोगे ना, तो पै से पाली और इससे बना दो तेंदुआ, तो पति को दुआ देनी है। और ये ट्रिक अपने पाली वाले में काम करेगी कि पाली का तेंदुआ, तो पति को जो पाली नाम आते हैं ना, तो मेरी माताएं बहनें या भाई बंधु जो भी है, उनको ये ट्रिक याद करनी है कि पति को दुआ देनी है, पति को दुआ, ठीक है। तो दुआ ये इसका एंड वाला वर्ड है, ठीक है। और तय से ये ते सिमिलर कर लेना है, अपने को एक जैसा मान लेना है, और पास से तो पाली हो ही गया। तो पाली से दोस्तों जरूरी नहीं आप यही ट्रिक, मेरे को ये ट्रिक अच्छी लगी तो मैंने यूज कर ली, जरूरी नहीं है कि आप यही ट्रिक यूज करो, आप अपने हिसाब से ही कर सकते हो। बट एक ये थोड़ा सा ना एग्जाम में थोड़ा सा हिंट मिल जाता है ना, तो फिर अपने उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि पाली नाम आपने अगर एक दो बार इस ट्रिक से अगर इस चीज को याद किया है, तो पाली देखते ही आपकी ये कहानी माइंड में आ जाएगी कि पाली से तो मैंने पति को दुआ दी थी, तो वो दुआ से तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ दुआ वो सिमिलर वर्ड है ना, तो मैंने इस हिसाब से इनको मिलाया है कि पाली पाली, ठीक है, का तेंदुआ। तो दुआ किसको देनी है, पैसे पति को, ठीक है दोस्तों। तो पति को दुआ देनी है, ठीक है। इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हो। अब दोस्तों एक रह गया, वो है कोटा। तो कोटा के बारे में ना दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता ही देता हूँ जो फेमस है। तो कोटा सबसे छोटा, कोटा सबसे छोटा, कोटा सबसे छोटा, कोटा सबसे छोटा। एक बात तो अपने को ये याद रखनी है, क्योंकि अपने अगर कोटा बोलेंगे तो सबसे छोटा आराम आसानी से बोल सकते हैं। कोटा सबसे छोटा दोस्तों क्यों, अभी तो जैसे नई जनगणना आने वाली है, लेकिन 2011 की जनगणना अभी नहीं आई नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो सब क्षेत्र जो जनसंख्या की दृष्टि से, दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात का, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो है कोटा। कोटा सबसे छोटा, कोटा सबसे छोटा। और किस आधार पे, 2011 की जनसंख्या या जनगणना के आधार पे, ठीक है।
2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे कि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो कोटा है दोस्तों, क्योंकि कोटा तो सबसे छोटा है। कोटा से याद करना है, कोटा कोटा टोटा कोटा 20 कोटा 20 कोटा 20 टायर 20 T20 टायर 20 या T20 कोटा 20 कोटा 20। तो कोटा का जो आरजे नंबर है दोस्तों वो है 20, ठीक है 20। तो कोटा 20 कोटा 20 2-3 बार दोस्तों आप ऐसे बोलोगे ना तो आपको मेक श्योर कि आपको ये याद हो ही जाएगा। कोटा 20 कोटा सबसे छोटा, छोटा किस हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है, सबसे छोटा संभाग। तो कोटा सबसे छोटा, कोटा 20 कोटा 20। अगर अपने ये याद करें कि कोटा सबसे छोटा कोटा 20, तो कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़। तो आप बोलोगे दोस्तों ये क्या है कि कोटा उड़, अपने खेलते हैं दोस्तों कि भैंस उड़ गाय उड़ चिड़िया उड़, है ना। तो मैंने इसी हिसाब से इसको लिया कि कोटा सबसे छोटा, कोटा सबसे छोटा, कोटा 20 कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़। उड़ से उड़बिलाव या उद्बिलाव, उद्बिलाव है दोस्तों, उद्बिलाव। तो कोटा का शुभंकर कौन सा है, उद्बिलाव। कोटा उड़ कोटा उड़ कोटा उड़, तो उड़ से उद्बिलाव, उद्बिलाव। तो कोटा का शुभंकर कौन सा हो गया दोस्तों, उद्बिलाव। दोस्तों आपको एक साथ 3 फैक्ट याद कर रहा हूं कि कोटा सबसे छोटा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो संभाग है वो है कोटा संभाग, ठीक है दोस्तों। और कोटा 20 कोटा का जो आरजे नंबर है वो है 20। और कोटा उड़ कोटा, क्योंकि 2 नंबर का कोटा है। कोटा 20 में भी, छोटा में भी 2 वर्ड देख लो दोस्तों, 20 में भी 2 वर्ड है, उड़ में भी 2 वर्ड है, कोटा खुद 2 वर्ड का है। तो कोटा उड़ और उड़ से उद्बिलाव। कोटा उड़ कोटा 20 कोटा सबसे छोटा, कोटा 20 कोटा उड़ उड़ से उद्बिलाव, उड़ से उद्बिलाव, उड़ से उद्बिलाव। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की क्लास और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ट्रिक के माध्यम से, स्थान विशेष के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, जैसे जंगली मुर्गा है, जंगल कहाँ के हैं, सिरोही के सदाबहार वन फेमस है, बांसवाड़ा की जलवायु फेमस है क्योंकि उसमें जल ज्यादा है, तो जलीय पीपी बांसवाड़ा की। तो अपने हिसाब से इनको कहानी के माध्यम से और ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास एक बार में समझ ना आए तो आप 2 बार इस क्लास को देखना, और मैं मेक श्योर करता हूं कि आप इसके बाद में वन्य जीव शुभंकर कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। इस क्लास से ये जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं इनमें पक्के ही क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस क्लास से मैं लिख के देता हूं कि एक क्वेश्चन अगर आपने इस क्लास को ढंग से देखा है तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया है जो आगे के एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों ऐसी ही यूजफुल वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों मैं अब आगे से अपने स्टूडियो को भी सुधार लूंगा ताकि आप जो मैनेज कर रहे हैं वो आप कम से कम करें या बिल्कुल नए के बराबर करें। और दोस्तों प्लीज इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।